आज हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। जैसे कि मैंने बताया, आपसे पहले कुछ लोग बैठे थे, 3 लेक्चर और चैप्टर खत्म है। एक एक्स्ट्रा क्लास मैंने यूं डाल दी कि मेरे को कन्वर्जन्स कराने पड़ेंगे सारे चैप्टर को मिक्स करके। तो 4 लेक्चर के बाद हर तरह की चीज इसमें से आ जाएगी, हर तरह की, इवन रिवीजन, एवरीथिंग। तो अब मैं लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर की तरफ चल रही हूँ, लास्ट मेजर टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड, फिर आएंगी एराइल हैलाइड, फिर चैप्टर खत्म। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसका आपके +1 से कोई लेना देना नहीं, रत्ती भर भी। तो सब चीज आप नोट करेंगे और पहले मेरे को फिनिश करने देंगे, उसके बाद ही मैं आपसे कुछ बोलने को कहूंगी। ये है मेरे पास एल्काइल हैलाइड। अब ये बॉन्ड क्या है? ये बॉन्ड है पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें ऐसा बॉन्ड जिसमें दो एटम्स जो हैं वो डिसिमिलर हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, और उसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस है, दैट इज पोलर। उस हिसाब से मैं चलूं तो एल्काइल हैलाइड में हैव अ लुक। एल्काइल हैलाइड में एक बॉन्ड मेरे को मिल सकता है CF, एक बॉन्ड मेरे को मिल सकता है CCl, एक बॉन्ड मेरे को मिल सकता है CBr, और एक बॉन्ड मेरे को मिल सकता है Ci। ये सारे बॉन्ड्स पोलर हैं, तो मैं कह सकती हूं एल्काइल हैलाइड इज अ पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलैरिटी क्या होती है? डायपोल मोमेंट से मेजर होता है। ज्यादा पोलर मतलब ज्यादा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू, सिंबल होता है म्यू, और फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। Q इज दैट चार्ज मैग्नीट्यूड, नॉट इट्स साइन, मैग्नीट्यूड। और D क्या होता है? दिस बॉन्ड डिस्टेंस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो डायपोल मोमेंट आता है। जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, वो ज्यादा पोलर। तो लास्ट टेस्ट में भी ये क्वेश्चन गया था, और ये मेरे को यहां भी जरूरत पड़ गई इसकी। चार्ज किसमें ज्यादा होगा इन सब में? फ्लोरीन में। तो मेरे को लगता है चार्ज से ही तो डायपोल बनता है, तो वो ज्यादा होना चाहिए था CF का। लेकिन हम ये भूल जाते हैं चार्ज किसी एक और चीज से मल्टीप्लाई होता है, दैट इज डिस्टेंस। और फ्लोरीन इतना छोटा है, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन के बाद नंबर ही इसका आता है, इतना छोटा है कि ये डिस्टेंस इज क्वाइट स्मॉल। और अगर मैं CCl की बात करूं तो चार्ज इसमें कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा ही फर्क है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। चार्ज इसमें कम तो है, लेकिन ऊपर वाले केस में डिस्टेंस कुछ ज्यादा ही कम हो गया। तो अगर मल्टीप्लाई होने वाली एक वैल्यू बहुत कम हो गई तो ओवरऑल आंसर कम आ जाएगा। तो ये सारे के सारे एल्काइल हैलाइड पोलर हैं, बट पोलैरिटी का जो मेरे पास ट्रेंड है वो CF पीछे हो जाता है Cl के। और आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल बना के डायपोल मोमेंट की वैल्यू दे रखी है, इसकी Q इंटू डी की वैल्यू दी हुई है, जिसमें CCl की वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर CF की है, उसके बाद CBr है, उसके बाद Ci है। तो इसीलिए डायपोल मोमेंट जो है इसका CF का हमने एक्सपेक्ट किया था ज्यादा हो, बट ज्यादा है नहीं एज कंपेयर टू CCl। तो ये इस डिस्कशन से शायद ये तो सेटल हो गई बात, भाई ये पोलर तो होते हैं, पोलर हैं, तो फिर पहले ही तय है किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा अगर बॉन्ड टूटने की नौबत आई तो आज का टारगेट भी मेरा बहुत छोटा है। सिर्फ एक चीज लेनी है मेरे को आज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगी। एक ही रिएक्शन जो आपने +1 में नहीं पढ़ा वो यही बचा हुआ था, बाकी सारे पढ़ लिए थे। तो इस पे मेरे पूरे 2 लेक्चर जाएंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब समझिए क्या होता है। एक न्यूक्लियोफाइल आके दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दे, मतलब सिर्फ ये होता है। तो अगर मैं RX को देखूं तो इसमें न्यूक्लियोफाइल निकलने को तैयार है। क्यों निकलने को तैयार है? क्योंकि इस पे जो है नेगेटिव चार्ज की तैयारी तो हो रखी है, बंटवारा हो रखा है, बॉन्ड टूटे सही, मैंने निकलना है नेगेटिव लेके। तो ये तो कार्बन चेन है, पूरी चेन तो कहीं निकल सकती है, छोटी चीजें निकल रही होती है, बड़ी तो बच रही होती है। यहां तो कार्बन चेन है, रिंग है, भगवान जाने क्या है, बहुत कुछ है। ये एक अकेला है, ये निकलेगा। कब निकलेगा? जब इसको निकालने के लिए कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आएगा। और न्यूक्लियोफाइल आपके लिए मैं काफी डिस्कस कर चुकी, अभी और बहुत डिस्कशन होगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को जब सब्स्टिट्यूट करता है, अटैक करने वाला रिएजेंट, तो हम उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि मैं बहुत रेपिटेटिव बोल रही हूं, तो इस उम्मीद से बोल रही हूं कि लिख रहे हैं साथ साथ। और जो हैलाइड निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं? लीविंग ग्रुप। अब 2 लेक्चर में बार बार एक बात आएगी, डीपीपी में बार बार एक बात आएगी। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे डाउट्स भी लिए न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर पे आके मुझसे अभी। अब आपकी DPP 3 पूरी होगी आज के बाद, जब आप
न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर चाहे मैं कितना ही पढ़ा चुकी हूं, करेंगे असली अब। मैंने आपको तब भी कहा था, ये तो +1 का रिपीट करा रही, यूज तो अब होगा वो। और लिविंग ग्रुप क्या होता है ये भी मैं काफी हद तक बता चुकी हूँ कि लिविंग ग्रुप जो निकल रहा है एक मॉलिक्यूल को छोड़ के। तो ये दो ग्रुप अब आपके लिए काफी डोमिनेट होने वाले हैं डिस्कशन में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रोड मैप ये है। अब आज के और अगले लेक्चर में यही रोड मैप चलना है। एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस हेलोजन को हटाएगा और अपनी जगह बना लेगा, बस। असली रोड मैप तो यही है, प्रोडक्ट तो इसी से निकल रहा है। अब मेरे पास आ जाता है भाई, पहले तो एग्जांपल दो, एक्स और एनयू से कब तक मैं काम चला लूंगी। तो एनसीईआरटी में क्या कर रखा है, ऐसा एक रोड मैप दे के इतने बड़े एक टेबल में लाइन से 13 रिएक्शन दे दिए। मैं 13 के 13 यहां लिखवाऊंगी, या 12 या 11 जो नंबर मान लो, वो मेरे ऊपर, मैं कितने ही बढ़ा लूं। उसके बाद आपको भी पता है आप तो कितने ही बढ़ा लो, एक ही जैसी चीज हो रही है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप लोग मेरे साथ लिख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। मैंने इजीएस्ट ऑप्शन चूज किया अपने लिए, क्लोराइड। फ्लोराइड बनाने आसान नहीं, इसलिए मैं फ्लोराइड ले नहीं रही। आयोडाइड के लिए भी मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, मैं वो ले नहीं रही। सिंपलेस्ट इजीएस्ट टू फॉर्म इज क्लोराइड, इसीलिए मैंने मैक्सिमम एग्जांपल में क्लोराइड लिया। आप ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी ले सकते हो, हम कुछ भी दे सकते हैं। जस्ट मेकिंग अ सिस्टम और स्टैंडर्ड कि आपको नोट करने में दिक्कत ना हो, आप डू करते जाएं तो आपको पता है कि सेम रिएक्टेंट है। कल को समरी बनाए तो एक ही के साथ आप इतने सारे एरो लगा सके। तो ये सारे के सारे मैंने क्या लिख दिए, एक ही तरह का, मैंने कंपैरिजन भी ना कर पाओ इसीलिए एक ही तरह का एल्काइल हाइड्राइड लिखा। पहला रिएक्शन देख रहे हैं, एक्वस KOH। जब भी एक्वस है मतलब बहुत सारा वाटर है। इतना वाटर है कि मैं उसको बैलेंसिंग या रिएक्शन में ला नहीं सकती। 100 से 1000 गुना वाटर होता है एक्वस टर्म जब लिखते हैं। तो यानी है तो वाटर ही, उसमें 2-4 बूंद KOH की डाली है, जिसको हम लिख सकते हैं KOH। तो अगर मैं वाटर के अंदर KOH डाल रही हूं तो वो एक ही कर रहा है, वाटर के डिसोसिएशन को इंक्रीज कर रहा है। अदरवाइज प्योर डिस्टिल वाटर इज वेरी बैड कंडक्टर, वो आयोनाइज होगा ही नहीं, ना उसमें H रिलीज होंगे ना OH रिलीज होंगे। तो ये KOH का काम इक्वेशन में लिखना इसीलिए था कि 2-4 ड्रॉप डाली है। एक्वस का मतलब 1000 गुना पानी है, किसके मुकाबले, KOH के मुकाबले। तो आप सोच लीजिए 1000 गुना वाटर जब मैंने लिया है तो KOH तो क्या ही लिया होगा एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में या छोटे से बीकर में। तो एक्वस KOH का मतलब है इट इज एक्वस विच इज डूइंग द बिजनेस। KOH इज जस्ट एनकरेजिंग दैट बिजनेस कि भाई H+ और OH- टूटने चाहिए वाटर के। तो मैंने KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, उससे रिलीज हुआ। KOH की खास बात क्या है, आयोनिक है। एक्वस वाटर में जाती ही KOH का क्या होगा, इमीडिएटली। और जब कोई सॉल्ट वाटर में डालते हो तो वाटर का डिसोसिएशन कहते हैं बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, ये OH फिर पहचान कौन कर पाएगा वाटर से आया है कि KOH से आया है। फिर तो OH नेगेटिव है तो जी वो वाटर से ही आया है, फिर आप क्या ही करोगे, वो तो वाटर से ही आया जी, हम तो यही मानेंगे। तो KOH का काम था OH नेगेटिव को प्रोड्यूस करना अच्छे नंबर में। वो OH नेगेटिव विच इज अ गुड गया, Cl को बाहर निकाल दिया। थोड़ा बहुत कहीं मेरे को मेहनत भी करनी पड़ी, हीट वीट हम कर देंगे, हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है तो हम कर देंगे, वो टेंशन नहीं आएगी हमें। लेकिन अगर मैंने कोई ड्राई एजेंट दे दिया, यानी मैंने एक्वस नहीं दिया, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्वस के सहारे हो रहा है, ड्राई से भी हो रहा है। CH3Cl इसको मैंने ड्राई Ag2O दिया, अब वाटर नहीं है सीन में। तो जब वाटर सीन में नहीं है तो आप देखेंगे इससे Ag2O से क्या हुआ, निकला तो अभी भी न्यूक्लियोफाइल, लेकिन उसकी जगह एक और न्यूक्लियोफाइल कौन सा आके जुड़ गया, वो आके जुड़ गया OCH3। ये क्या फंक्शनल ग्रुप पे दिखाई दे रहा है हमको, ईथर। यार अब बड़े हो जाओ, एस्टर। ये है ईथर। एस्टर होता है जिसमें 3 ऑक्सीजन होते हैं, COOCO, वो होता है एस्टर। RCO होल ट्वाइस देन सिंगल O, ये क्या है, ईथर। इसका सारा डिटेल कि बना OCH3 कहां से आ, XYZ जो आपको पूछना है वो मेरे अगले चैप्टर में जाएगा, जिसका नाम है एल्कोहल एंड ईथर। ये वहां पर ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन मिल सकती है मेरे को। तो इसका कोई सवाल मैं नहीं लूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती एक भी क्वेश्चन इसका छोड़ना पड़े, आपको पता होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। ड्राई Ag2O दिया तो इसमें क्या होता है, Cl हटता है और यहां से O, और CH3 शायद इसी का आ रहा है, किसका आ रहा है, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन इट। बस कहां से आ रहा है वो तब बात करेंगे, ईथर बनता है।
इसका कुछ डिटेल नहीं ले पाऊंगी, यहां फोकस थोड़ा सा मेरा उधर चला गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मुझे, उसके मैकेनिज्म्स थोड़े अलग हैं। इसके बाद अब आपका दिमाग थोड़ा चलना चाहिए। मुझे क्या करना है, एक न्यूक्लियोफाइल हटा के उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल लाना है। लेट्स डू इट इन अ वेरी सिंपलर वे। आपको मैंने यहां क्या दिया है, अमोनिया NH3, बट मैंने इंटेंशनली एक H खोल के रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे बताना है, आपको सिखाना है न्यूक्लियोफाइल बनता कैसे है। यहां से अगर एक प्रोटॉन निकल गया, अमोनिया इज अ प्रोटॉन डोनर ऑल्सो, ठीक है ये बेस है, लेकिन सामने कोई ताकतवर चीज आई तो ये प्रोटॉन भी दे देगा। इट इज गोइंग टू डोनेट प्रोटॉन और उसकी वजह से क्या होगा, NH2 नेगेटिव, एक न्यूक्लियोफाइल क्रिएट हुआ। न्यूक्लियोफाइल क्रिएट हुआ तो उसने उसको रिप्लेस करके क्या बना दिया। एनी कमेंट ऑन द फंक्शनल ग्रुप? अमीन। ये चौथे चैप्टर में इसका डिटेल आएगा, प्रेपरेशन ऑफ अमीन्स में। फिर आप देखिए, फिर से अब चेक पहले समझ लीजिए प्लीज अच्छे से। हाँ, जो लोग लिख रहे हैं साथ साथ मोस्ट वेलकम, क्योंकि मैं बहुत स्लो जाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर से यहां CH3Cl। अब मैंने क्या दिया, इसके नाम में छुपा हुआ ये न्यूक्लियोफाइल कौन सा बनाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जिसके पीछे भी आइड लगता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्साइड, हेलाइड, आप नॉर्मली सल्फाइड बोलते ही हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मतलब भाई मेटल पे तो वैसे भी नेगेटिव चार्ज नहीं आता, तो हाइड्रोजन ही रिलीज कर रहा होगा विद नेगेटिव चार्ज, यानी यहां से जो न्यूक्लियोफाइल सर्टेनली वो हाइड्राइड आया होगा। वो हाइड्राइड गया और उसने Cl नेगेटिव को रिप्लेस किया और क्या बन गया, एल्केन। एल्केन की, मीथेन की ये मेथड ऑफ प्रेपरेशन आपको +1 में नहीं कराई गई, तब आप ये समझ नहीं सकते थे क्या है न्यूक्लियोफाइल और कैसे सब्स्टिट्यूट हो गया। तो अब आप ये सोचिए, अगर ब्रॉडर पिक्चर देखो तो ये कर क्या रहा है, इसको H दे रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्लासिकल वे में जाऊं तो H का एडिशन इज रिड्यूसिंग मेथड, और O का एडिशन इज ऑक्सीडेशन, यही पढ़ते थे हम। तो ये बड़ा फेमस पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट आज के बाद से होने वाला है, हर चैप्टर में आएगा। इसके आगे मैंने क्या कर रखा है, CH3Cl। अब के मैंने Ag2O ड्राई लिखा है, नहीं मॉइस्ट, मॉइस्ट लिखा है तो फिर वो वाटर आ गया, फिर तो OH आया। उस OH ने क्या किया, अगेन Cl को और मीथेनॉल बन गया। अगले चैप्टर में अल्कोहल में फिर ये मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल में फिर से देखोगे आप सेम, और एक ही लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने, वी हैव डन इन प्रीवियस चैप्टर। एक मेथड हम पिछले चैप्टर में करके आए हैं। एक ये देखो सबसे नीचे जो मैंने लिखा है, CH3 कर रही हूं मैं, रिएजेंट से न्यूक्लियोफाइल निकाल के Cl की जगह रख रही हूं। अब यहां पता है सोडियम पे तो पॉजिटिव चार्ज आना है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या आ गया यहां पर, ये पूरी सेगमेंट, ये पूरी सेगमेंट Cl की जगह उठा के लगाई और मुझे बताइए बना क्या। आई एम वेटिंग, फंक्शनल ग्रुप का नाम बताइए क्या बना, एल्काइंस। हायर एल्काइन बनाने के लिए आपको ये मिलेगा। +1 में मैंने ये कन्वर्जन बिल्कुल नहीं कराए थे, +2 में मुझे सारे कराने पड़ेंगे, क्योंकि तब आप ले नहीं सकते थे इसको कि एल्काइन की प्रेपरेशन में ये तो किया ही नहीं हमने, कर ही नहीं सकते थे। नोट डाउन ऑल दीज एंड फॉलो अ पैटर्न। हो क्या रहा है, एस्टर में 2 थे, हाँ मैंने एनहाइड्राइड बोल दिया, सॉरी सॉरी, वो था COO देन CO। एस्टर में 2 होते, RCOOR, बोथ आर कैन बी सेम और डिफरेंट व्हाटएवर। यस, चलिए ये देखिए बताइए। तो अगले चैप्टर में अगर ईथर की प्रिपरेशन में आएगी, मैं कहूं पन्ने पलट के बताओ भाई अल्काइल लाइड में कोई ईथर की प्रिपरेशन पढ़ी है तो बता दोगे, एक पढ़ी है ड्राई Ag2O वाली। एल्कोहल की पूछूं तो बता सकोगे, यस। एल्कोहल की कितनी प्रिपरेशन है इस पूरी स्लाइड में, 2, एक है एक्वस KOH और एक है एक्वस मॉइस्ट Ag2O, बात एक ही है, ठीक है। एक्वस में थोड़ा वाटर ज्यादा होता है, मॉइस्ट में थोड़ा वाटर का कंटेंट कंट्रोल्ड होता है। तो ये सारी मेथड अब आपको अगले चैप्टर्स में फिर मिल जाएंगी, एक एक लाइन लिखी हुई की तो कर लिया आपने। तो अब इसमें मेरे को ये पता लग गया, आप मेरे को कोई भी रिएजेंट दे दीजिए, मैं उसमें से न्यूक्लियोफाइल निकाल के Cl Br I या F हटा के लगा दूंगी, यही है बस रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपकी असली प्रैक्टिस होगी कि आप पहचान पाओ न्यूक्लियोफाइल कौन सा। CN आपका लीगेंड सुना हुआ है, वेरी पावरफुल लीगेंड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आता है ये, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जो वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, अपना इलेक्ट्रॉन फेंकने को तैयार है,
कि ले जाओ, तो इससे अच्छा तो न्यूक्लियोफाइल कोई नहीं है। तो KCN अगर इसको अटैक करेगा, समझ रहे हैं क्या होगा यहां पे, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाऊं बच्चों, और इस पे नेगेटिव। तो प्रोडक्ट मेरा क्या बनना चाहिए, और यही बनेगा, मेरे साथ लिख लीजिए इसका IUPAC नेम या फंक्शनल ग्रुप। साइनाइड ये फंक्शनल ग्रुप का नाम है। अगर मैं आपसे अल्कोहल का IUPAC नेम पूछूं तो आप अल्कोहल बोलोगे? नहीं। अल्कोहल का IUPAC नेम पूछूं तो सफिक्स ओल बताओगे, राइट? तो CN देखते ही जो लोग साइनाइड बोलते हैं उनसे आज के टेस्ट का एक क्वेश्चन तो पक्का गलत है। इसका IUPAC नेम, बस पता नहीं क्यों साइनाइड का IUPAC नेम साइनो, एवे नाइट्राइल। साइनाइड का IUPAC सफिक्स इज नाइट्राइल। तो अब बोल दो, कोई बात नहीं, अब सही बता दो। माधव करो कोशिश, आरजा। एक आ गया, इथेन नाइट्राइल। इथाइल नहीं बेटे, वर्ड रूट पे तो एल्केन है ना, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो आप इथाइल ओल तो नहीं बोलते, इथेनॉल ही तो बोलते हो। तो अगर आपके पास वर्ड रूट 2 कार्बन का है तो आप इथेन बोलोगे। मुझे तो वर्ड रूट 3 कार्बन की चेन दिख रही है। क्या मतलब भाई, क्यों नहीं, तुमने इस कार्बन को क्यों नहीं मिलाया? वाजीवा, वेरी गुड। सारी 11th पे पोछा मारने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, मेरी क्लास पढ़ी है। तुम लोग अपने अपनी मेहनत को कितना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो बिना सोचे। तो इसका मतलब तुम इसको इथेनॉल बोलोगे कि प्रोपेनॉल बोलोगे? प्रोपेनॉल, 3 कार्बन की चेन है। हु अलाउड यू कि कार्बन चेन को जहां से मन आया काट दो? आपने एक बार कार्बन चेन शुरू करी है तो आपको पूरी लेनी पड़ेगी, यू डोंट हैव अ चॉइस। नहीं, यहीं तक बस। क्या मतलब है ये? यहां पर जब 3 कार्बन की चेन है तो वाई यू पीपल आर नॉट टेकिंग, यानी कि तुम 3 कार्बन का एसिड आएगा तो उसे इथेनोइक एसिड बोलोगे? फिर भी एक और निकाल लो, मतलब अभी तो मैंने टोन को कंट्रोल किया है, तुम्हारी इसके बाद मेरी टोन बढ़नी बनती है कि तुम स्पेशल सफिक्स पे उठा लाई। जब 3 CN हो तो क्या बोलेंगे? साइनो। तो वहां तो मैं तब चढ़ू ना जब मैं यहां पे आ पाऊं। तो इसके लिए ना कोई सफिक्स ऐसा आप उल जलूल ढूंढेंगे जब तक मैं ना कहूं, ना कोई प्रीफिक्स। सीधी बात है, पहले आप बेसिक पे आइए। CN का एक ही सफिक्स है, दैट इज नाइट्राइल। और कोई ऐसी जगह नॉर्मली नहीं है जहां आप IUPAC के नॉर्मल रूल्स को तोड़ें, अनलेस कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आए। तो प्लीज, सिर्फ आपको मैं पहले बता के भी आपको कर सकती थी, गलती करानी जरूरी नहीं थी। कोई ऐसा साल नहीं जा रहा, कोई ऐसा साल नहीं जा रहा जब बच्चे गलती नहीं करते। तो जैसे मैं एग्जांपल लिखती हूँ मेरे को फिर याद आ जाता है पिछले 7 साल से क्या हो रहा है, 8 साल से क्या हो रहा है, ये गलती हो रही है। एवरी टाइम यू गिव इथेन नाइट्राइल, एवरी टाइम यू गिव, मतलब स्टूडेंट्स। तो अब शायद आपको याद रहे, आप कार्बन चेन के लॉन्गेस्ट होने के रूल को अपनी मर्जी से, कन्वीनियंस से तोड़ नहीं सकते हो। अगर ये कार्बन चेन में आया है तो आपको इसको लेना पड़ेगा। सो व्हाट इफ इट इज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, लेट इट बी। तो इसका सही नाम क्या होगा? प्रोपेन नाइट्राइल। अगर हम एल्डिहाइड का सफिक्स अल बोलते हैं ना तो उसमें सी नहीं इन्वॉल्व होता। कीटोन का सफिक्स ओन बोलते हैं, उसमें सी नहीं इन्वॉल्व होता। ओइक एसिड बोलते हैं, उसमें सी नहीं इन्वॉल्व होता, सी के बाद वाला हिस्सा इन्वॉल्व होता है। तो नाइट्राइल का मतलब है दिस। तो इसका सही नाम हुआ प्रोपेन नाइट्राइल। अपने हाथ से कॉपी में लिख लेना, इस बहाने याद रहेगी बात की कितना सुनना पड़ा था इसके ऊपर। अब आ जाते हैं दूसरे पर। सेम वही इथाइल ब्रोमाइड, और अब के केसी के बजाय AgCN दिया। होना सब कुछ सेम है। अब मेरे को थोड़ा सा ध्यान यहाँ चाहिए, मुझे पता है आगे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, बट ये लिटरली उन जगहों में है जहां हम बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं पेपर लीक कर रहे हैं हम। ये तो बोर्ड में छप गया है, ठीक है। सो अब जरा उस साइड आ जाइए आप लोग, जो सामने आ रही है। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान मुझे आपका यही चाहिए। AgCN के साथ, ये CHO पहले लिखा था बेटा, ठीक है। AgCN के साथ क्या बनेगा अब उस पे आते हैं। KCN के साथ क्या बना? K प्लस अलग, CN नेगेटिव अलग, CN नेगेटिव आया, Cl या Br जो भी था उसको रिप्लेस किया। मैं यहां सेम एक्सपेक्ट कर रही हूं, बट यहां सेम बनता नहीं है। यहां सरप्राइजिंगली मेरे को क्या
यहां पर CN के बजाय NC बना। एम्बिडेंटेट वर्ड सुन चुके हैं, अभी मेरे को आप लोगों के मुंह से कोई शब्द नहीं चाहिए। डोंट एवर ट्राई नाउ, टुडे ऑनवर्ड्स देयर इज नथिंग विच यू हैव सीन इन क्लास 11। तो अपने तीर अब अपने तरकश में रखिए। अब मत निकालिए कि मैं ये बोल दूं, मैं ये बोल दूं, शायद ये हो, बस वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है अननेसेसरी। आज के बाद से लेके ऑर्गेनिक खत्म होने तक भूल जाइएगा +1 का एक अक्षर भी आया तो। आया तो वो मैं लाऊंगी, चलो जी कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी आज करा देती हूँ बहाने से। सो अब उस कॉन्फिडेंस को, अच्छा है उसे ओवर मत बनने दो, उसे साइड में रख दो। तो अब आपके पास आ गई बात AgNC। भाई ऐसा क्यों? KCN के साथ तो नाइट्राइल बन रहा है, यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप? CN साइनाइड। लेकिन AgCN दूं तो एक अलग ही ग्रुप लग गया, CN के बजाय लगा NC, जिसको मैं आइसोनाइट्राइल बोल सकती हूँ। दो अलग फंक्शनल ग्रुप है जबकि सब कुछ सेम है। तो ये मेरा बोर्ड का घिसा पिटा क्वेश्चन है, प्रिडिक्टिव क्वेश्चन है। बहुत कम रीजनिंग के क्वेश्चन है, और एक रीजनिंग का क्वेश्चन कंपलसरी है बोर्ड में आना, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। चॉइस में नीचे और 3 पार्ट्स। यूजुअली रीजनिंग आ रही है एल्काइल हैलाइड और एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से, और चॉइस होती है। तो उसमें एक रीजनिंग का ये कि आप इथाइल ब्रोमाइड को AgCN दे रहे हो तो ये बन रहा है, KCN दे रहे हो तो ये बन रहा है, वाई डिफरेंट प्रोडक्ट क्यों बने, उसके रीजन के। अब क्योंकि आपका थियोरेटिकल शुरू है, तो मैं आपको जो मेन वर्ड्स होते हैं, जो मेन, जिसको मैं कहती हूं कि ये वर्ड्स अगर आपके आंसर में किसी को दिख गए, अंडरलाइन हुए या वैसे डोमिनेट कर गए, तो आपका आंसर सही है। कीवर्ड्स, तो मैं आपको कीवर्ड्स यहां पे जरूर लिखवाऊंगी कि ये मुझे लैंग्वेज में चाहिए होंगे। जब आपने लिया KCN, KCN इज अ आयोनिक कंपाउंड, एवरीबॉडी एग्रीज, आयोनिक स्पीशीज। द आयोनिक स्पीशीज ऑलवेज स्प्लिट इनटू कैटायन एंड एनायन। KCN पहले सॉल्यूशन में CN नेगेटिव नाम का एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करेगा। कोऑर्डिनेशन चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं। एम्बिडेंट मतलब एक से ज्यादा साइट का अवेलेबल होना अटैक करने के लिए, क्योंकि इसमें एक पर तो लोन पेयर था और एक पर नेगेटिव चार्ज था। तो यहां थोड़ा रिवर्स, नेगेटिव चार्ज C पर था और लोन पेयर N पर था। तो जो भी है, खैर एज अ होल मैंने नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, उसकी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते। इसके पास 2 साइट्स हैं अटैक करने को। नाइट्रोजन के लोन पेयर से भी अटैक कर सकता है, कार्बन के नेगेटिव चार्ज से भी अटैक कर सकता है। 2 साइट्स हैं। तो ये क्या करेगा? इट विल ट्राई टू अटैक पॉसिबल, इसके पास तो फ्रीडम है पूरी। जब ये अटैक करने गया CH2 जो भी, किसने अटैक करना है अब? इसने CN नेगेटिव करने के बाद होने वाला है, देखिएगा। अगर तो नाइट्रोजन की साइड से जुड़े बॉन्ड बनेगा CN बॉन्ड, और अगर ये कार्बन की साइड से अटैक करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? C बॉन्ड। ये आप जानते हैं कैटिनेशन, C सिंगल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कोई नहीं मिला, जिसकी वजह से सब्जेक्ट ही अलग करना पड़ गया, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आ गए। क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नेचर में, ज्यादा फेवर्ड है, तो CN कौन सी साइड से अटैक करना फेवर करेगा, प्रेफर करेगा? यहां पर मैं उसको देखूं, जिसका मोबाइल बज रहा है बंद करके अंदर रख लो। सो मैं उसको क्या करूंगी यहां पे, नेचर के साथ अगर देखूं, रिलेट करूं, तो दिस बॉन्ड, दिस अटैक इज फेवर्ड, दिस अटैक इज लेस फेवर्ड। तो यहां पर प्रोडक्ट बजाय NC के कौन बनेगा? CN। तो मैं यहां पर इसका रीजन लिखूं, आप भी मेरे साथ साथ लिखिए। उससे पहले अगर ऊपर का, सो राइट प्रॉपर रीजन, जो मुझे सब्जेक्टिव टेस्ट में देना ही पड़ेगा, मैं बच नहीं सकती क्योंकि बोर्ड में आ रहा है। उसमें मेरे को ये बात देखनी है कि आप पकड़ते हो कि नहीं, मुझे उसकी प्रैक्टिस करानी है। सो क्यों KCN के साथ जो प्रोडक्ट बना, सेम प्रोडक्ट AgCN के साथ नहीं बना? आई विल राइट हियर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन द इंफॉर्मेशन, देन आई विल राइट कंप्लीट आंसर व्हाई। कीवर्ड्स मैंने यहां लिख दिए असली। अगर आपके आंसर में CN नेगेटिव एम्बिडेंट न्यूक्लियर के माइंड में आ जाता है, ये ठीक ही होगा आगे। ठीक है, लिखिए इसको जल्दी जल्दी, फिर मैं आगे इसका आंसर लिखूं। आई एम नॉट राइटिंग इन कंप्लीट सेंटेंसेस, वो आप अपने आप कर लेंगे। CN नेगेटिव बीइंग फाइल, इट अटैक वाया बोथ साइड्स
एज वेल एज N. कार्बन और नाइट्रोजन दोनों एटम से अटैक कर सकता है, बट C single bond C is more stable than C. Therefore, C single bond C formation is favored in nature, results in formation of R C ट्रिपल बॉन्ड N, और हो सके तो इस बॉन्ड को यहां बताओ मैं कौन से C सिंगल बॉन्ड C की बात कर रही थी, इसीलिए ये बना। आपकी भाषा, स्पेलिंग, लैंग्वेज कोई ना भी पढ़ना चाहे, आपका ये एरो पढ़ के उसको दिख जाएगा कि यहां बता दिया गया है कि ये ज्यादा स्टेबल था, इसलिए ये फेवर्ड था नेचर में। जो बॉन्ड स्ट्रांग है, स्टेबल है, उससे एनर्जी रिलीज होती है, वही रिएक्शन नेचर में फेवर्ड होता है। वेयर, अभी इसके आगे वेयर एज भी है, बट मैं वेट कर रही हूँ, इतना आ गया सबके पास। असली तो फिर वेयर एज है कि अगले में भी तो यही हो सकता था, आपने पूरा तो नहीं हुआ है ना भाई, यहां ये है तो फिर वहां क्यों नहीं, राइट? तो असली तो आंसर अब मेरा अब शुरू हुआ, वेयर एज AgCN is a covalent species. ये आयोनिक है ही नहीं सिल्वर साइनाइड, ये है ही कोवेलेंट। जब कोई चीज कोवेलेंट है, इट मीन्स व्हाट? इट डू नॉट ionize to produce CN फ्री आयंस। अब कोई फ्री आयन नहीं बने, फ्री आयन नहीं बने, इसका मतलब क्या है? दो साइड्स ही नहीं है। फ्री आयन ना बनने का मतलब क्या हुआ यहां पर? अब इसको डायग्रामेटिकली बताना, क्योंकि केमिस्ट्री है, इंग्लिश का पेपर नहीं है मेरा, ये ऐसे बताना पड़ेगा। और अब मैं यहां कह सकती हूं कि ये आयोनाइज नहीं हुआ, तो यहां पर एरो लगा के कह सकती हूं मैं, ओनली दिस साइट इज अवेलेबल, ओनली दिस साइट इज अवेलेबल टू अटैक। कार्बन की साइड तो ब्लॉक्ड है, वो तो ऑलरेडी बॉन्डेड है, आयन बना ही नहीं, तो दो साइड तो प्रोड्यूस ही नहीं हुई। तो जब यहां पर है ही साइट अवेलेबल, एक ही साइट मेरे पास अवेलेबल है, तो वही अटैक करेगी। देयरफॉर अगर मैं लेती CH3 CH2 Cl, उसके साथ AgCN कैसे अटैक करता है, अब के मैं ऐसे लिखूंगी इसको, AgCN का C तो ब्लॉक्ड है Ag के साथ, वाया N, यानी N से मैं शुरू कर रही हूं कि N अटैक दिस, N विल बी द एंटर लोन पेयर, और बना देती हूँ कि लोन पेयर दिख जाए अटैक करता हुआ। ये न्यूक्लियोफाइल बना, इस किया, और CH3 CH2 के साथ कौन जाके जुड़ा? NCAG टूटा, यानी एक बॉन्ड बनना शुरू हुआ और एक बॉन्ड टूटना शुरू हुआ। तो इसको दिखाने के लिए, किसी को ज्यादा इच्छा हो कि नहीं मेरे को और बेटर खुद के लिए समझना है, तो यहां ये दिखा सकते हैं, एक बॉन्ड टूटना शुरू हुआ, एक बॉन्ड जुड़ना शुरू हुआ, और फाइनल प्रोडक्ट 3CH2 C, दैट्स इट। यही है सानवी, लिख लिया? क्या बात कर रहे हो? ट्रिपल बॉन्ड है सर, मैंने सोचा शायद ना बनाऊं, चलेगा? ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड तो बनता ही है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, और कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, एक सिल्वर ने काम पूरा कर दिया और 3 इसने कर दिया, कोवेलेंट है। ठीक है, ये पूरा आपके पास विद रिएक्शन, जब तक आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, डू नॉट एक्सपेक्ट कि एक लैंग्वेज, एक पैराग्राफ पढ़ के आपको नंबर मिल जाएगा। यू हैव टू ब्रेक पैराग्राफ्स इनटू इंफॉर्मेशन। तो वो किताब नहीं लिखनी इस पे, पहले आप KCN का दिखा दोगे, बीइंग आयोनिक इट विल प्रोड्यूस अ फ्री CN नेगेटिव आयन विच इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, CC बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है इसलिए CC बॉन्ड बना। AgCN में बीइंग कोवेलेंट, ये कोई फ्री आयंस बनाएगा ही नहीं CN नेगेटिव,
इसकी तो एक ही साइड खाली पड़ी है, नाइट्रोजन विद अ लोन पेयर। ये वाया नाइट्रोजन ही अटैक कर सकता है, इसलिए वाया नाइट्रोजन ही जुड़ेगा एंड गेट एनसी। क्लियर सबको? आ गया सबकी कॉपी में? सेम एक और करते हैं हम लास्ट, शायद और बचे भी ना मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल्स। तो बिल्कुल सेम केस आपके पास आता है ये, वही लॉजिक इस पे लगाना, अभी लिखना मत। हाँ, रिएक्शंस लिख लीजिए। आंसर के लिए मेरे को सिमिलर लॉजिक अगर लगाना ही सिमिलर पड़ेगा, केस ही सेम है, तो मेरे को आप बताइए व्हाई हेयर आई एम गेटिंग दिस प्रोडक्ट। आपका प्रिडिक्शन चाहे गलत हो, फिर भी आपको बहुत हेल्प करेगा सही को याद करने में। तो आई विश एक बार आप अंदाजा लगाइए कि NO2 में मेरे को Br की जगह कौन मिलता है? ONO। क्यों? नाइट्रो नहीं, आइसो नाइट्रो। क्यों? लगाइए अंदाजा। यहां पर भाई ये तो श्योर शॉर्ट चीज है, आयोनिक है। क्या कह रहे थे आप लोग? ओ अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छे से रखता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में है, तो पहले तो मेरे को NO2 खोलना पड़ेगा। अगर मेरे पास NO2 नेगेटिव की बॉन्डिंग है तो मैं इस क्वेश्चन में घुसने लायक हूं। तो इतनी देर में आपके साथ इसलिए लगा रही हूँ क्वेश्चन समझ लें अच्छे से। अगर डिट्टो कॉपी होता तो मैंने कहना था होमवर्क है, ये डिट्टो कॉपी नहीं है इसीलिए यहां करना पड़ेगा। NO2 के स्ट्रक्चर को मैं ओपन करूं तो प्लीज हेल्प मी हियर, इफ यू फाइंड एनी इशू वो बता देना, यही मेरी हेल्प होगी। नाइट्रोजन के पास ये 5 डॉट्स होते हैं, राइट? एक तो इसका डबल बॉन्ड O बन गया। अब नेगेटिव चार्ज है तो पक्का एक H तो निकला ही है इससे, HNO2 नाइट्रस एसिड होता ही है। तो मैं एक नेगेटिव चार्ज तो इसको मान लूं, और इससे K यहां पर लगा हुआ था, KNO2 में ये निकल गया, यही मान लूं मैं। चेक, यही मेरे को समझ आ रहा है और मैंने ये मान लिया। जैसे ही मेरे पास आयोनिक स्पीशीज आई, आयोनाइज हुआ, NO2 नेगेटिव बना। आपको जिस दिन मैंने न्यूक्लियोफाइल कराया था उस दिन कहा था नेगेटिव चार्ज इज बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू लोन पेयर। ये क्वेश्चन आप बोर्ड में देने से पहले अगर ये दिखा दो, ये आपको मैं वो बुक भी जरूर परचेज करवाऊंगी जिसमें फोटोस्टेट कॉपीज हैं उन बच्चों की जिन्होंने 100 लिए हैं या 70 में से 70 नंबर लिए हैं। आप देख लोगे उन्होंने कैसे किया हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर की स्टार्टिंग में स्टार्ट ही इससे करें KNO2 का स्ट्रक्चर बना के, बीइंग आयोनिक, इट विल प्रोड्यूस दिस न्यूक्लियोफाइल, राइट? ये आप यहीं पर दिखा सकते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये वाली साइट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसका वाई बताने की जरूरत नहीं है। ये वाली साइट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये वाली साइट इज वीक। आपको क्या लगता है अटैक किससे होगा? स्ट्रॉन्ग से। स्ट्रॉन्ग विल रिप्लेस Br, तो मेरे लिए ऑब्वियस हो गया कहां से अटैक होगा? O से अटैक होगा, तो O जुड़ गया। इतना लिखिए, और मैं उम्मीद कर रही हूं शायद AgNO2 वाला आप खुद कर सके। मैं थोड़ा है ना, KONO को जब आप आयोनिक दिखाओगे अपनी कॉपी में, प्लीज दिखाना, इट विल ऑल कंफ्यूजन्स। और आपको यह पता चल जाएगा O पे नेगेटिव चार्ज है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, यही अटैक करेगा। और जब आप कोवेलेंट अपने हाथ से ऐसे बनाओगे, ये NO2 लिखना इज नॉट राइट, NO2 लिख के हमेशा उल्टे पे जाओगे। अपने हाथ से जब इस तरह से बनाओगे पता चलेगा इसकी ये साइड तो फ्री है ही नहीं, लिखोगे इसके नीचे नॉट फ्री टू अटैक, ओनली वन साइट इज अवेलेबल, दैट इज नाइट्रोजन विद इट्स लोन पेयर, इट विल अटैक। तो अगर आपने AgNO2 दिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? CH3 CH2, अब क्या जुड़ेगा? NO, और ये बॉन्ड अपने आप कोऑर्डिनेट कन्वर्ट हो गए, तुम्हारा हेडेक नहीं है। तो जब तक आप लैंग्वेज नहीं दोगे 75% मार्क्स बोर्ड में नहीं आएंगे, तब आपकी एलिजिबिलिटी मारी जाएगी। आप क्या ही करोगे? और वहां पर ऑर्गेनिक का मैं ये भी नहीं कह सकती वेटेज कम है। जेई नीट में तो अगर 12 शिफ्ट हुई हैं तो एक में आए थे 10 से ऊपर क्वेश्चन, बाकियों में 6 ही आए। बोर्ड में तो फिक्स है 70 में से 30 नंबर ऑर्गेनिक के हैं, 30 के 32 आप काउंट कर लीजिएगा। चॉइस इज योर्स, छोड़ो क्या करना है लिख के, मत लाओ नंबर अपना। जेई नीट से भी छुट्टी, टेंशन ही नहीं, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्या करना है देके। और लोगों की लाइफ नहीं है क्या? बाकी लोग भी खुश हैं।
जो जेई नीट नहीं कर रहे वो भी जी तो रहे हैं बढ़िया, तो टेंशन खत्म करो। अगर नहीं लिखना है तो अपने आप से एक्सपेक्ट मत करो, ये मत कहना मेहनत तो बहुत की थी, ठीक है। मेहनत नहीं है अगर आप इस पे नहीं आ रहे तो। वैसे क्लियर हो गया सबको? दोनों केसेस में मेरे को आयोनिक और कोवेलेंट को ही सेंटर बनाना है। दोनों केसेस में अगर आपने स्ट्रक्चर खोल के नहीं बनाए तो बहुत आसान है आपको गड्ढे में गिराना। क्लियर? तो अभी तक हमारा एक वही चीज चल रही है, एक न्यूक्लियोफाइल आया और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके चला गया। उसमें क्या क्या वैरायटी लाई जा सकती थी आपने देख लिया कि अगर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आया जैसे CN, जैसे NO2, तो अटैक कहां से होगा, ये क्या सिचुएशन डिसाइड करती है। तो यहां पर मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जेई वाला हिस्सा बचता है, एनसीईआरटी वाला हिस्सा हो गया सिर्फ रिएक्शन के इंट्रोडक्शन का। नो मैकेनिज्म, ये तो मैकेनिज्म लाई नहीं हूं मैं। ये तो मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको पहले करा दिया, एनसीईआरटी में आखिरी एग्जांपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का है, मैंने आपको करा दिया। लेकिन एक और मेरे पास हाइड्राइड मौजूद है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। दोनों के दोनों का काम क्या है, हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करना। दोनों के दोनों जो हैं एक ही चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। दोनों में एक ही काम होगा, X हटेगा और उसकी जगह H आ जाएगा, एंड व्हाट इन द एंड आई विल गेट एल्केन्स। तो अगर एल्काइल हैलाइड्स को आप रिड्यूस कर दो, उसका आप देखिए रिडक्शन की डेफिनेशन क्लास 10 से है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज यानी हाइड्रोजन का एडिशन या इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज जैसे कि ऑक्सीजन या हेलोजन का रिमूवल, उस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुए और ये भी हो गया। ये आपको जेई नीट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सिंपल क्वेश्चन में। नोट करें, एक आखिरी लाइन और सुन लें उसके बाद नोट करें। ये देखिए, ये अटपटा सा आपके लिए न्यूक्लियोफाइल लाई में, न्यूक्लियोफाइल फाइल प्रोड्यूसिंग एजेंट। अभी तक आपने देखा था मैं आपके पास NH3 ला रही थी तो आपने क्या सोचा या हमने क्या किया, H+ हटा दो तो पीछे क्या बचेगा, NH2 नेगेटिव, वो न्यूक्लियोफाइल होगा। बहुत जल्दबाजी में जब हम पेपर करते हैं, जो अक्सर करते हैं, N3H को अमोनिया सोच लेते हैं। ऊपर मैंने क्या लिखा था, अगर ध्यान दूं तो ऊपर मैंने NH3 लिखा था, राइट। और NH3 से तो आपको पता ही है, मैंने अभी बोल दिया, H हटाया, NH2 नेगेटिव बना, Cl की जगह NH2 नेगेटिव लगा दोगे तो एल्काइल हैलाइड से अमीन्स बन जाएंगे। लेकिन जल्दबाजी में कोई NH3 की जगह N3H को सेम लेके चल पड़ सकता है और वो अमीन बना दे। लेकिन यहां क्या न्यूक्लियोफाइल होगा, बड़ा ऑब्वियस है, H हटा दो, H की आदत है H पॉजिटिव बन के जाना, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या निकल के आएगा, N3 नेगेटिव। तो ये देखिए मैंने N3 नेगेटिव जोड़ा है उसके साथ, और ये जो बना एल्काइल एजाइड। लास्ट क्लास में मैंने कहा था दो नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड आता है तो उसे एजो बोलते हैं, तीन आ गए एक साथ तो उसे एजाइड बोलते हैं। ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑल पॉसिबल केसेस जो आ सकते थे, मैं उसको क्लोज कर रही हूं, नोटेड। एंड देन आई विल मूव टू नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। तो N3H को इटसेल्फ क्या कहते हैं, हाइड्राजोइक एसिड। बहुत पुराने टाइम का है एक क्वेश्चन, यही कंपटीशन में ही किसी में, नाइट्रोजन के कितने हाइड्राइड्स होते हैं, राइट। इसको हम जनरल केमिस्ट्री में मान ले किसी एक चैप्टर में डेडिकेट नहीं कर सकते कि भैया यहीं का है। तो नाइट्रोजन का तो हमें एक ही हाइड्राइड समझ आता है, पहले तो NH3, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बेसिकली हाइड्राइड। फिर थोड़ा थोड़ा अगर हम दिमाग लगाएं, प्रैक्टिस करें तो और आगे के चैप्टर्स में काफी यूज होगा, तो हमें ये भी याद आ जाता है, हाइड्राजीन। अक्सर लोग ये भूलते हैं, N3H बहुत कम यूज होता है, बहुत रेयर यूज होता है, हाइड्राजोइक एसिड। तो इंटीजर टाइप में एक जमाने का क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी हाइड्राइड्स नाइट्रोजन हैव। मैक्सिमम बच्चा 2 करके आया था जबकि हैं 3। बहुत पहले का ये क्वेश्चन है, करीबन 5-1 साल पहले। हाइड हाँ क्या, मुझे पूछो, मतलब हाँ, हाइड्राजीन, अमोनिया, और इसको नाम क्या है, हाइड्राजोइक एसिड। तीनों नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स, राइट। जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है, वो कितने कंपाउंड्स है, 2। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड यहां तो 2 है, लेकिन वैसे मुझे पता है डबल बॉन्ड भी है, डायजो, रिमेंबर, यहां पर भी है एजाइड। तो कल को कोई आपसे पूछ रहे नाइट्रोजन कैटिनेशन करता है तो ना मत करना,
ये कैटिनेशन ही तो है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड। ये भी तो कैटिनेशन ही है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बने हुए हैं या 3 नाइट्रोजन एक साथ हैं। कैटिनेशन है, जरा सा ही सही, बट है। सेल्फ लिंकेज यहां पर भी है। तो हो गया और ये नोट, तो आगे चले। तो हाइड्रोजोइक एसिड वाला कंटेंट आ गया सभी बच्चों के पास। चलिए अब आ जाते हैं फिर से अपना बेसिक एनसीईआरटी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। इतना मैं उम्मीद कर रही हूं सबको रट गया होगा। आप जो मर्जी रिएजेंट दे लो, आप अगर एक्वस KOH दोगे तो उसका OH लग जाएगा Cl की जगह। आप अगर मॉइस्ट Ag2O दोगे तो उसकी जगह अगेन जाके OH लग जाएगा। आप अगर NH3 दोगे तो H छोड़ के NH2 नेगेटिव लग जाएगा। तो जो भी चीज आप दे रहे हैं उसका नेगेटिव हिस्सा, KCN दोगे तो CN नेगेटिव जाके लग जाएगा। तो इस तरह से एक हेलोजन हटा के उसकी दूसरा न्यूक्लियोफाइल बिठा दूं, और ये मेरे लिए कितना हेल्पफुल है। मैं एल्कोहल भी बना पा रही हूं इससे, अमीन्स भी बना पा रही हूं इससे, देखा ईथर भी बना, मेरे को मौका मिला इससे बनाने का। तो आई कैन गेट अदर फंक्शनल ग्रुप विद द हेल्प ऑफ this particular functional group and this reaction. It's important for us for conversions. तो अब आ जाते हैं क्या, जितने भी पीछे मैंने रिएक्शन पढ़े, मुझे नहीं पता, हमने गिनती नहीं की, तो 7-8 तो आ ही गए होंगे, राइट। अगर मैं KNO2 AgNO2 को अलग अलग गिनूं तो मेरे ख्याल 10 से ऊपर हो गए होंगे। क्या वो सारे रिएक्शन तब भी पॉसिबल थे जब मैं एराइल हैलाइड लेती? ये क्वेश्चन 2 तरीके से पहले भी DPPs में जा चुका है, क्लास में भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन आज उसको फाइनल क्लोज करूंगी, अभी आपको समझ आएगा कैसे। एराइल हैलाइड अगर लो तो मैं एक ही एग्जांपल ले लूं, सारे तो लेने की जरूरत नहीं मुझे दोबारा से फिर से एक्वस KOH और फिर वो मैं KCN AgCN सारे लूं ना। मैंने एक ले लिया एक्वस KOH। मैं यहां क्या एक्सपेक्ट कर रही हूं? नो रिएक्शन। क्यों भाई? ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, बिल्कुल है। ये जाके इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा जैसे CH3CH2Cl में कर रहा था। बट सेम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन एराइल हैलाइड। पहले समझेंगे, मैं फिर जाके देखूंगी कितने लोग उसके बाद नोट करेंगे, बिकॉज ये नोट कराना बहुत जरूरी है। तो अगर मेरे को कोई कहे अगला क्वेश्चन जो मेरे पास फिर 1 नंबर या 1.5 नंबर का आता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन एराइल हैलाइड, एक्सप्लेन। तो सबसे पहले तो मुझे उसकी केमिस्ट्री लिखनी पड़ेगी क्वेश्चन की, कि आप ये पूछ रहे हो मुझसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो सामने वाले के लिए कितनी इंप्रेसिव बात है ये कि आपने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन को एक रिएक्शन में कन्वर्ट किया। एंड डोंट डू दिस कि हमें बोर्ड के नंबर के लिए करना है। जो इतनी क्लैरिटी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपने आप क्रिएट कर सकता है, उसकी आधी हर्डल वैसे ही खत्म है ऑब्जेक्टिव की। उसको हमेशा याद है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या, और मेरे को एग्जाम्पल में एक्वस भी लेना है। तो एक्वस KOH लिया, यहां मैं रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रही और यही मेरे से पूछा है वाई। तो वाई का जवाब शुरू करना पूरा समझा रही हूं। इससे पहले जब भी मेरे को मौका मिला मैंने हल्का फुल्का बताया और कहा कि बाकी की रेजोनेटिंग फॉर्म खुद बना लेना। कुछ करने वालों ने कर ली होगी। वन लास्ट स्ट्रोक फ्रॉम माई साइड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग फॉर होल 4 चैप्टर्स इज नाउ। अगले चैप्टर्स में आई विल नॉट डू, क्योंकि दूसरी तीसरी बार अब आ रहा है, तो फाइनल टच दूंगी इसको कि अगर मेरे पास कोई एराइल हैलाइड है, राइट, एराइल हैलाइड में आज भी किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि एराइल हैलाइड ज्यादा स्टेबल क्यों है। तुम्ही लोगों में से किसी ने पूछा था, ये ऑब्जेक्टिव का ये वही है, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ रेजोनेंस। मेरी तो आंसर की शुरुआत ही क्या हुई? बिकॉज ऑफ दिस काइंड। तो पहले तो मेरे को दिस काइंड दिखाना पड़ेगा, और उसमें मैंने क्या दिखाया मेरे साथ साथ समझ लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को ये ना अपने आप को ये कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए ये ना मेरे को आता नहीं है, ठीक है, घुसना है अब आपको। तो पहली रेजोनेंस का स्ट्रक्चर ये बना, जिस कार्बन पे नेगेटिव आया है वो क्या करेगा? नॉट हैपनिंग भाई, मेरे को मेरे नेगेटिव से छुट्टी दिलाओ, लेट मी कन्वर्ट इट इनटू बॉन्ड एंड अनदर बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो ये हो जाएगा। इसी तरह से फिर सेम विल हैपन विद दिस, और उससे क्या हो जाएगा? एंड इन लास्ट ये नेगेटिव चार्ज यहां, और इन सब में यहां पर थाई पॉजिटिव चार्ज तो चल ही रहा था, और ये इधर। एंड व्हाट आई गेट, वापस इसका लोन पेयर इसको, और डबल बॉन्ड्स की पोजीशन फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन फिफ्थ स्ट्रक्चर में फ्लिप हो गई। फिफ्थ ही बना, 1 2 3 4 5, यस।
फर्स्ट एंड दिस इज स्ट्रक्चर 5। इस क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं, मेरी तो चलो छोड़िए, आप बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले को सिर्फ इंस्टिगेट कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, उसकी पेशेंस पे होगा कि वो इससे आपको जज करता है कि नहीं। आप सिर्फ उसको परेशानी दे रहे हो। तो आपके लिए ये पहले फॉर्म बनानी जरूरी। फॉर्म बनाते बनाते ही आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे कि क्या लिखना है, काटपीट कम होगी। इसके बाद मैं लिखती हूं, ड्यू टू partial double bond character in 3 forms as shown above in form second, third and fourth। आपके नंबर वहीं सील हो गए, आगे की चीज फॉर्मेलिटी है। आपके नंबर इसी लाइन पे सील हो गए कि इसको तो देने पड़ेंगे, पूरे अगले क्वेश्चन के भी सील हो गए, बच्चा अच्छा है, अगले नंबर के भी वो माइंड बना लेता है, ठीक ही किया होगा इसने। तो अब कितने बच्चे, आपको आपको खुद को भी शायद 10th के बोर्ड में भी एक्सपीरियंस हुआ, कितने बच्चे मैं आपको बुला देती हूँ अपने पास्ट जस्ट गए हुए साल के अटेम्प्ट ही हम करके आए, 70 में से 63 मार्क्स का नंबर 69 कैसे आ गए। कितने बच्चे मैं बुला दूं मेरे ही बैच के कि अटेम्प्ट ही 63 का करके आए, क्योंकि पहला केमिस्ट्री पड़ गया था इस बार बोर्ड। हर बार क्या होता है, पहला इंग्लिश, दूसरा फिजिक्स, 12 से 13 नंबर का फिजिक्स में 90% बच्चा छोड़ के आता है, क्योंकि इतने लेंदी पेपर देने की आपको आदत नहीं होती, और हम लोगों से तो एक्स्ट्रा टाइम आप ले ही लेते हैं। हम हर साल बड़े रिलैक्स रहते हैं एक चीज में, ये फिजिक्स में 10-12 नंबर का छोड़ाएंगे, इनको रोना धोना हो लेगा, तजुर्बा हो लेगा, ठोकर खा लेगा। केमिस्ट्री का 15 मिनट पहले एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल के आ जाते हैं, क्योंकि हो गया एक्सपीरियंस कि हमने पिछले पेपर में गड़बड़ कर दी। इस बार केमिस्ट्री पहला पड़ गया, पहली बार ऐसा हुआ इंग्लिश के बाद केमिस्ट्री आया। हम लोग पहले ही प्रिपेयर्ड थे, ये 10-12 नंबर का केमिस्ट्री का छोड़ के आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पहला बोर्ड है, सजा सजा के लिखेंगे पहले 17 क्वेश्चन को और देखेंगे 2.5 घंटा निकल गया, 2 निकल गया। आप लोगों को हम ये कह के भेजते हैं, भूल जाते हैं आप लोग, पहले 1 घंटे में, अब तो क्वेश्चन भी शायद 37 आते हैं कुल मिला के, ऑब्जेक्टिव मिला लूं तो 37-36 के आसपास। पहले 1 घंटे में अगर आप 19वें क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे, आपका कुछ ना कुछ छूट रहा है। फर्स्ट 1 आवर 19 या 20, अगर इतने नहीं हुए पहले 1 घंटे में, वो एक एक मार्क के, आपके 5 मार्कर छूटने वाले हैं। प्लीज शिफ्ट टू 5 मार्कर। तो वो कई बार भूल जाते हैं, अक्सर होता है कि सामने वाले को तो काम है बकवास करना, इनको तो मतलब है ही है हैबिट ज्ञान बांटने की, तो हमें तो ध्यान देना ही पड़ेगा। आप लोग अगर 1 घंटे में 19 क्वेश्चन नहीं करते, आपका बोर्ड का पेपर छूटना तय है। तो ये इस बार भी हुई चीज, सजा सजा के अच्छा अच्छा लिखा, और काफी बच्चों की यही बात थी, हम 5 का छोड़ के आए, हम 7 का छोड़ के आए, कि हम 8 का छोड़ के आए, 3 घंटे हो गए। और वो बच्चों का 63 मार्क्स का अगर अटेम्प्टेज है, फिर भी उनके 67 आए हैं। बहुतों के साथ ऐसा हुआ है, बिकॉज आप सामने वाले को एक्सप्लॉइट कर लेते हो अच्छा लिख के। यस, मेरे को लगा था तुम कुछ केमिस्ट्री का शायद पूछोगे। तुम्हारे इस सवाल का जवाब तब दूंगी जब आज की क्लास में तुम कोई एक केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन भी मेरे से पूछो, ठीक है, या जवाब दो। आई विल आंसर यू, या जाते हुए पूछ लेना। मैं बिल्कुल अभी उस पे जाना नहीं चाहूंगी, तुम जो सवाल पूछ रहे हो, मेरी इंटेंशन कुछ और है, ठीक है, नॉट टू हर्ट यू बट टू पुश यू कि यहाँ के पूछो यार, इस पे तो सब पूछते हैं, यहाँ के पूछो। सो अब अगर आपका ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, आपको पहले ही तैयारी होनी चाहिए, आप ये 5 फॉर्म लिखेंगे। ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन CCl बॉन्ड, मैंने बस इतना ही लिखा, एज शोन अबाउ लिख के भी काम चल जाएगा। तो जब बच्चों पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ये बॉन्ड टूटना मुश्किल, डिफिकल्ट टू ब्रेक, हेंस एक्वस के हुए चला भी जाए ना OH नेगेटिव लेके, तो भी इसका Cl टूट नहीं सकता। पॉइंट नंबर 1, एंड आई टोल्ड यू इसके 5 रीजन दिए, एनसीईआरटी ने पूरा 1 पेज घेरा है। इसका दूसरा रीजन भी सुनिए, इकट्ठे लिखेंगे। CCl और CCl बॉन्ड, अभी थोड़ी देर पहले आप यही वाला ऑप्शन पूछने आए थे, तो मैंने रोक दिया था कि आज की क्लास में है। आप लोग मुझे बताइए, एराइल हैलाइड में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। और अगर मेरे को जो कंपैरिजन मिल रहा है एल्काइल हैलाइड से, कि ये सारे रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में तो हो जाते हैं, तो इफ आई आस्क यू एल्काइल हैलाइड में इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सी है विदित प्रभनूर? sp3 ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखता है कि sp2? sp2 की sp3 सॉरी 3 ज्यादा पॉजिटिव नेचर रखता है, क्यों? वेरी गुड, एस कैरेक्टर, बिल्कुल सही। मेरे बहुत डाउट करने के बाद भी यू केम अप विद गुड आंसर।
सो क्योंकि sp2 में s कैरेक्टर कितना होगा, तीसरा हिस्सा sp2, तीसरा हिस्सा मतलब 33%, और sp3 में क्या है 4, तो s कैरेक्टर कितना है, चौथा हिस्सा, दैट इज sp3 के हिसाब से 25%। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, चेक, हाँ या ना? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, तोड़ के ले जाने ही नहीं दे रहा Cl को। आई एम नॉट गिविंग यू, आ जाए कोई न्यूक्लियोफाइल। तो हर फैक्टर ने काउंट किया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें आ गया, और इन दोनों में क्या आ गया, नो, नॉट इजी टू गो फॉर यू। Cl के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इसने भी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपटीशन दिया और खींचने की अपनी तरफ कोशिश करी। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद तीसरा, मैं एनसीईआरटी की सीक्वेंस फॉलो कर रही हूं। यहां पर मेरे को पता है ये sp2 sp3 वाले कैरेक्टर से मैंने आपको वही लेस यस मैंने अभी आपको जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला बताया वो मेरा तीसरा पॉइंट था जो एक्सप्लेन किया। दूसरे पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, चेक, sp2 और क्लोरीन, sp3 और क्लोरीन, कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये कम पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पोलैरिटी किसमें ज्यादा मिली? क्योंकि यहां पर ये तो पॉजिटिव था पार्शियल और ये नेगेटिव था, तो पोलर तो है जी। आज की क्लास की शुरुआत भी इसी बात से हुई, पोलर तो ये भी है, लेकिन ये थोड़ा लेस पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। पोलर बॉन्ड जिसमें पहले ही बंटवारा हो रखा है वो तोड़ना आसान होता है। तो द मोर पोलर बॉन्ड मींस मोर इजी टू रिएक्ट, मोर इजी टू ब्रेक। तो पोलैरिटी इसमें ज्यादा होने की वजह से लेस पोलर बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग। अब क्योंकि मेरा क्वेश्चन एराइल हैलाइड की तरफ है, तो मेरे को कहां जाना पड़ेगा, एराइल हैलाइड के पार्ट पे। एराइल हैलाइड वाला बॉन्ड लेस पोलर होने की वजह से स्ट्रॉन्ग है, टूट नहीं पाया। मैंने तीन ही रीजन लिखे हैं। इसके आगे अपने आप वो स्टूडेंट जिसने फुल मार्क्स लेने हैं, जिसने हर तरह की चीज पढ़नी है, अपने आप एनसीईआरटी से बाकी के रीजन ढूंढेगा, मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसमें वो सारे मैंने कम्युनिकेट तो आपको कर दिए। अब इत्मीनान से नोट करिए, why aryl halide do not show nucleophilic substitution reaction starts from here. Then one. ओवरऑल रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, देखिएगा इसको मैंने उल्टा लिखना शुरू कर दिया। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मैं इसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक नहीं पढ़ सकती, इनको रिवर्स में पढ़ा जाता है इन मैकेनिज्म्स को। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ओवरऑल रिएक्टिविटी, अगर मैं आपको 3 हैलाइड्स बना के दूं जिसमें एक है अल्काइल हाइड, ये तो होता ही अल्काइल हैलाइड में, तो सवाल ही नहीं पैदा होता इसकी रिएक्टिविटी को मैं कहीं पीछे करूं, ये है ही इनका नेचर। लेकिन अगर मैं एराइल में लाने की कोशिश करूं, पढ़ लिया अभी, ये नहीं होगा। एक चीज बीच में और लिख दी मैंने, विनाइल, जो पहले लेक्चर में कराया था। विनाइल हैलाइड का मतलब क्या है, अब तो ये, अब मेरे को विनाइल हैलाइड का मतलब डायरेक्ट चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज के अलावा ये भी चाहिए मेरे को। ठीक है, वो बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। अगेन यहां पर भी थोड़ी सी ही सही, एक ही कार्बन तक सही, डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो इधर भी है, ठीक है, वो पूरे 5 फॉर्म्स नहीं बनी, लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो इधर भी आया। पूरा सॉल्व करके दे रखा है एनसीईआरटी में कि विनाइल हैलाइड्स में भी ये नहीं होता, एराइल में तो बिल्कुल ही नहीं होता, सोचो भी मत। विनाइल में एक ही रेजोनेंस फॉर्म है, बट फिर भी उसके अंदर क्या आ जाता है, वही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, वही पोलैरिटी, वही सब कुछ। बट अगर कोई मेरे से विनाइल और एराइल का कंपैरिजन कराए, विनाइल में फिर भी थोड़ी गुंजाइश है। अगर मेरे को ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ी, इसको 600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ेगा, या 600 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो शायद इसको 400 केल्विन देना पड़ेगा, 500 देना पड़ेगा, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन तो दोनों ही डिमांड करेंगे। तो ओवरऑल रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की इन दोनों में नहीं मिलती देखने को। इनके रिएक्शंस के आगे नो रिएक्शन लिखना होगा, ये नहीं करेगा। और एल्काइल का तो ये है ही प्रॉपर्टी, तो इनमें करेगा। तो पहली चीज तो ये क्लियर करिए। अब सिर्फ एक मैकेनिज्म आज आपको कराना मुझे है, जो बहुत सिंपल और इजी है, क्योंकि आज इंट्रोड्यूस किया है ये।
इस हिस्से को जो ऊपर वाला लिखने के बाद मुझे आप लोग पूरा फोकस से यहां चाहिए, समथिंग न्यू, नो रेपिटेशन, कोई कहीं कुछ नहीं किया हुआ आपने। तो अब सभी लोग जरा इसको पहले सुने, उसके बाद नोट करें। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी मैंने क्या लिखा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट आज के बाद डीपीपीपी भरी पड़ी मिलेगी, बुक्स, एवरी एक्स्ट्रा बुक, हर जगह क्वेश्चन में इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरा लंबा नहीं लिखा जाता। इसको कैसे लिखा जाता है? इस तरह से। चेक मैं क्या बोल रही हूं, यूनिमोलिकुलर। अब तो मॉलिक्युलरिटी हम पढ़ के आए केमिकल काइनेटिक्स की, मुझे पता है यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज की क्लास सिर्फ SN2 पे, SN1 पे, अगली क्लास में SN2 SN1 दोनों का कंपैरिजन भी हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN1 का मतलब क्या है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतने हिस्से को मैं पूरा पढ़ा के आ गई आपको। यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है? अब आगे इसका मैकेनिज्म आप देखोगे तो आपको पता चल ही जाना है, बट स्टिल ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। वन मींस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या है? इसका रेट जो है वो एक रिएक्टेंट, और इसी पे क्यों डिपेंड किया? द थिंग इज कमिंग नाउ। एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन की रेज टू पावर 1 पे ही डिपेंड करता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, जो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा, आप एल्काइल हैलाइड ज्यादा लोगे तो रेट ज्यादा, कम लोगे तो रेट कम। न्यूक्लियोफाइल पे नहीं डिपेंड कर रहा, क्योंकि मेरे को ये भी तो पता है दूसरी चीज क्या है। एल्काइल हैलाइड पे कौन आ रहा है अटैक करने? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ज्यादा लोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जीरो ऑर्डर है उसके रिस्पेक्ट में। रिमेंबर, जीरो ऑर्डर। न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है। आप ज्यादा डालो कम डालो, रेट तो कौन डिसाइड कर रहा है? सिर्फ एल्काइल हैलाइड। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस छोटा सा वन। अब जैसे आपको केमिकल काइनेटिक्स में बोला था, रेडियो एक्टिव रिएक्शन सारे फर्स्ट ऑर्डर के एज्यूम करके चलना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सारे फर्स्ट ऑर्डर के एज्यूम करके चलना, आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है। वहां आप ये मत पूछना के की यूनिट नहीं दी, मुझे कैसे पता जीरो ऑर्डर है कि फर्स्ट है? कुछ तो दो। नहीं देंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वी आर इन्फॉर्मिंग यू दैट। तो इस बात का क्या मतलब है? चेक। एल्काइल हैलाइड, न्यूक्लियोफाइल आया, उसने एल्काइल हैलाइड के एक्स को सब्स्टिट्यूट करके कम कर दिया। यहां मैं क्या मेंशन कर रही हूं? न्यूक्लियोफाइल इज, इट मींस न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन रेट लॉ। ऑब्वियसली दिखा दिया, रेट लॉ में इन्वॉल्व ही नहीं है। अगर रेट लॉ में इन्वॉल्व नहीं है मतलब वो रिएक्शन को कोई खास अफेक्ट नहीं कर रहा है। कैसे, क्यों, कमिंग। बट ये बात आप समझ लीजिए। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट हो जाए, अच्छा हो जाए, यील्ड बहुत बढ़िया आ जाए, उसके लिए मेरी प्रेफरेंस है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये क्या होता है? पहली बार सुनेंगे अभी ये सारी टर्म्स। पोलर का मतलब तो पता है, जहां पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं। सॉल्वेंट का मतलब भी पता है, प्रोटिक से एक चीज निकल के आ रही है, प्रोटोन। ऐसे सॉल्वेंट्स जो प्रोटोन प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रोटिक सॉल्वेंट्स। और अगर वो पोलर भी हैं तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो मैंने एक लिख दिया वाटर, एक लिख दिया आपके लिए एल्कोहल, ये भी प्रोटोन प्रोड्यूसिंग है, और एक लिख दिया आपके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी बढ़िया प्रोटोन प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। जो भी सॉल्वेंट प्रोटोन प्रोड्यूस करे साथ साथ पोलर हो, उस वो लेते ही ये रिएक्शन की आइडियल कंडीशन आ जाती है, इट गोज वेरी फास्ट। किस रिएक्शन की? SN1, क्योंकि SN2 में इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। हैं दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मैकेनिज्म है, रास्ता। एल्काइल हैलाइड इधर से जाके अल्कोहल बनाएगा या इधर से जाके अल्कोहल बनाएगा। एक SN1 गली है, एक SN2 गली है। अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, वंडरफुल। अब आपका आंसर ये नहीं होगा, अब आपका आंसर होगा SN1, not nucleophilic substitution reaction, SN1. I need to focus on that one. वो रास्ता अलग है, 2 वाला रास्ता, मैकेनिज्म अलग है, उसके पहाड़ अलग है, इसके पहाड़ अलग है, राइट? इसको नोट करिए। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब से लेके नेक्स्ट क्लास तक आप इस 1 और 2 पे ज्यादा ध्यान देंगे, कि अब मैं जो भी बात कर रही हूँ वो सिर्फ SN1 के लिए बात कर रही हूँ, अगली क्लास में SN2 के लिए बात करूंगी और कंपेयर करेंगे। तो SN1 की खास 3 चीजें लिखवा दी। फर्स्ट ऑर्डर है,
दूसरी चीज लिखवा दी भाई, न्यूक्लियोफाइल का कोई खास कॉन्सेंट्रेशन का फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरी चीज क्या लिखवाई, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लो, वो SN2 के रास्ते को देखेगा भी नहीं, चुपचाप SN1 पे चल पड़ेगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसको डायरेक्शन दे रहा है कि बेटा SN1 का रास्ता चूज करो, मैं उसी को फेवर करूंगा, SN2 पे तुम्हें जाने ही नहीं देना मैंने। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आ गया, SN2 सबसे पीछे। SN1 में 1 का मतलब याद रहेगा, नया ये है आपके लिए। 1 का क्या मतलब है, यूनिमॉलिक्यूलर। 1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और कोई मतलब नहीं है 1 का। चलें आगे। अब इस SN1 का मैकेनिज्म देखते हैं, जो आज का टारगेट है, दैट इज लास्ट टारगेट है, इसी में मतलब कंप्लीट करना है SN1 को। इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। तो गलती से भी SN1 के 1 को 1 स्टेप प्रोसेस मत ले लीजिएगा, इसलिए आपके मुंह से बुलवाया। SN1 में 1 का क्या मतलब है, यूनिमॉलिक्यूलर या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ना कि नंबर ऑफ स्टेप्स। नंबर ऑफ स्टेप्स इसके उल्टे हैं। तो हो गया हो तुम लोगों का लिखना, तो मैं करूं भाई, मैं 2-3 लोगों के से बस कुछ 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 बोले जा रही हूँ कि लिख लें फटाफट, ताकि मैं आगे चल सकूं। ये इसकी फेवरेबल कंडीशंस है, ये रिएक्शन इन्हीं की प्रेजेंस में होगा, राइट। दीज आर नेसेसरी कंडीशंस और फेवरेबल कंडीशंस। यस, असली मेरे को यही लाइन चाहिए होगी आदित्य इस चैप्टर के एंड में, जब मुश्किल क्वेश्चन आएंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या होगा, SN1 की SN2, विच विल बी फेवर्ड मोर। सो अब इसके मैकेनिज्म को देखिए, इट इज 2 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। साथ साथ बनाइए बेशक, कोई बात नहीं। ये मैंने माधव कौन सा एल्काइल हैलाइड लिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शरी? टर्शरी, राइट। तो यहां पर मैंने लिया एग्जाम्पल में टर्शरी टर्शरी एल्काइल हैलाइड। टर्शरी एल्काइल हैलाइड में मैं क्या करवा रही हूं, एक, अब देखिए मेरे पास अपने आप लिखना की मेरी मजबूरी हो गई, प्रोटिक सॉल्वेंट मेरे को लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं SN1 मैकेनिज्म दे रही हूं तो मेरे को दिखाना पड़ेगा, इसके लिए सॉल्वेंट वाटर या अल्कोहल ही लेकर आई, ईथर या CCl4 नहीं ले सकती मैं, क्योंकि वो पोलर ही नहीं है, प्रोटिक तो बहुत बाद की बात है। तो मेरे को यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट अभी लिख रही हूं, अगली क्लास में जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, कंपैरिजन होगा, तो यहाँ पे H2O लिख दूंगी, आपको खुद सोचना होगा H2O तो पोलर प्रोटिक है, तो इसका मतलब ये तो पक्का SN1 के रास्ते से ही जाएगा। तो प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, ये स्टेप बहुत स्लो होता है। अब एक बार छोड़ देना पेन जरा, एक बार छोड़ दो। प्रोटिक सॉल्वेंट करता क्या होगा, मेरी बुलेट में आएगा, लेकिन मेरे को यहां से थोड़ा सा शुरू करना पड़ेगा। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, अपने प्रोटोन को इसके पास भेजेगा। प्रोटोन तो वैसे बड़ी जल्दी रेडिली आ जाते हैं, ये प्रोटोन आके इस न्यूक्लियोफाइल को घेरना शुरू कर देंगे चारों तरफ से। ये न्यूक्लियोफाइल, बीइंग न्यूक्लियोफाइल, विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीज प्रोटोन, ये बॉन्ड कमजोर कर देते हैं। ना भी अच्छा लिविंग ग्रुप हो, निकलने को तैयार ना हो, मेरे को रिएक्शन फैसिलिटेट करना है। 10-12% थोड़े ना मेरे को बना के लेके जाना है यहां से कुछ। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो चीज 12% हो रही होगी, शायद वो 70% हो जाए। ये काम है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, प्रोटोन भेज के इसको ललचा के इसका बॉन्ड कमजोर करके बाहर खींच के ले आता है, और उससे क्या बन जाता है, ये क्या है, कार्बोकेटायन। और कौन सा कार्बोकेटायन, टर्शरी कार्बोकेटायन। तो अगली क्लास में मेरे को कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी लेना मजबूरी होगी, क्योंकि मैं इसके प्रोडक्ट नहीं बनवा पाऊंगी आपसे। सब तरह के शिफ्ट्स, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, एवरीथिंग विल कम इन नेक्स्ट क्लास। तो अब यहां पे क्या बना, एक प्लेनर कार्बोकेटायन। प्लेनर का मतलब आते ही, नाम आते ही क्या होना चाहिए, ये मेरा हाथ, दिस इज प्लेनर, या मैं कह लूं ये है आपकी प्लेन। अब इसके कवर पेज पे भी अब मुझे दिखाई दे रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, देखो BR निकल रहा है कवर पेज पे भी। ये सबसे बड़ा चैप्टर यही है, इसके सबसे ज्यादा पन्ने इसी के भरे हुए हैं। तो कवर पेज पे भी देखिए ब्रोमीन इज लिविंग, और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। एनीवेज, अगर मैं प्लेनर, ओहो पीछे भी यही है, सॉरी मुझे तो यही दिख रहा है हर जगह, हाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है नीचे। सो ये मेरे पास एक प्लेन है, तो कार्बोकेटाइन ये हो गया। अब कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, इसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, और सामने कौन खड़ा हुआ है अब अगले स्टेप में, न्यूक्लियोफाइल तो है ही, जिसके चक्कर में ये BR निकल गया, प्रोटॉन आए। वो न्यूक्लियोफाइल इसको प्लेनर होने की वजह से यहां से भी अटैक कर सकता है,
यहां से भी अटैक कर सकता है। तो यहां मेरे को कायरलिटी डेक्स्ट्रोलीवो की जरूरत थी, जिसके लिए मैं आपको थोड़ा बहुत पहले तैयार करके आई हुई हूं। तो स्टेप 2 क्या होगा? फास्ट न्यूक्लियोफाइल आया, दो चीजें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, वेट ही नहीं करना, इन्होंने एक दूसरे के साथ अटैक करके अटैच हो जाएंगे। और मुझे न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक होता दिख सकता है, लेकिन ये इधर से उधर से, ये सारा नेक्स्ट क्लास है स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये सारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, जस्ट इंट्रोड्यूस कर रही हूं। बट अभी क्या बन के आया मेरे पास? एक न्यूक्लियोफाइल ने आके बीआर को सब्स्टिट्यूट कर दिया। दो स्टेप हुए इसके, एक स्टेप था फास्ट, एक स्टेप था स्लो। रेट डिटर्मिनिंग कौन सा होता है? स्लो। तो कैन आई से दिस इज माई आरडीएस, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और जब भी कोई रिएक्शन में स्टेप्स में लिखती हूं तो उसके सारे स्टेप्स एलिमेंट्री रिएक्शन होते, सिंगल स्टेप है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप से रेट लॉ निकालू मैं, तो इसमें तो एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व था, और वो रिएक्टेंट कौन सा था? एल्काइल हैलाइड। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज SN1, क्योंकि इसका स्लो स्टेप, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज इन्वॉल्व है, दैट इज एल्काइल हैलाइड। अब इस मैकेनिज्म के दोनों स्टेप्स लिखिए आप। और कुछ चीजों के लिए मैं आपको तैयार करके आई हूं पिछली 2-3 में, वो मुझे पता है आपसे बहुत जल्दी मेरे को आंसर आ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप ऐसे ही बनना चाहिए बोर्ड में। एक मैकेनिज्म जो आपको जरूर मिलता है बोर्ड में, अब इस चैप्टर से मिले कि अगले, क्योंकि 2 चैप्टर के बाद मैकेनिज्म खत्म है। मैकेनिज्म जो भी है फर्स्ट और सेकंड में ही है सिर्फ। तो उसमें अगर एक ऊपर पूछा हुआ SN1 तो चॉइस में नीचे पूछ लिया SN2, कोई एक तो आपको देना ही पड़ता है, चॉइस इस तरह से आती है। तो यहां पर ये SN1 के 2 स्टेप, स्टेप 1 स्टेप 2, आई होप नोटेड विद एवरीबॉडी। अगर नोट कर लियो तो नीचे की बुलेट्स तो मैं आपसे खुद वैसे ही पूछ लूंगी, मुझे पता है आप लोगों के पास उसका ऑलरेडी जवाब है। अब मुझे ये बताइए, मैंने यहां पर अर्जुन टर्शरी अल्काइलाइड बनाने का कष्ट क्यों किया, प्राइमरी क्यों नहीं बना दिया? काम तो उससे भी चल सकता था। क्यों जब जी? कौन? टर्शरी अल्काइलाइड स्टेबिलिटी। यस, क्योंकि इसके अंदर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल होगा वो ही पहले स्टेप को कूद पाएगा। किसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा? टर्शरी अल्काइल हैलाइड। इसीलिए जब आपको टर्शरी अल्काइल हैलाइड मिले, आप देखते ही क्या बोलोगे? इसमें तो SN1 होना है। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले आओ आप, वो सेकेंडरी चीज है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले आओ, ड्रास्टिक कंडीशन ले आओ, जो मर्जी ले आओ जरूरत पड़ी तो। लेकिन टर्शरी देखते ही आप क्या बोलोगे? इसमें तो SN1 ही होगा, डोंट टेल मी SN2। इसीलिए मेरे आज के टेस्ट में सारे क्वेश्चंस जो हैं वो SN1 के ट्रेंड पे हैं। मैं SN2 का ट्रेंड पूछ ही नहीं सकती क्योंकि पढ़ाया नहीं। अगर आपने ये लाइन देख ली तो आपको सारे क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाएंगे, जो भी रेट पे या SN1 SN2 के कंपैरिजन पे आएंगे, सिंपल क्वेश्चंस। कि टर्शरी में ये हमेशा ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा टर्शरी अल्काइलाइड में? क्योंकि उससे एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, और जब आ गया कार्बोकेटाइन फिर तुम्हें को शिफ्ट्स भी सोचने पड़ेंगे। अब टर्शरी है तो उसमें तो चलो शिफ्ट है ही नहीं, तो प्राइमरी सेकेंडरी में तुम्हें को इधर उधर कूदना फांदना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो हमने पहले भी किया मार्कनिकोव के दौरान। तो अब आप इसके नीचे की ये तीनों बुलेट्स, दोनों तीनों बुलेट्स लिख चुके हैं, मैं सारी लिख सकते हैं, सारी पढ़ा चुकी हूँ आपको, एक नहीं छोड़ी मैंने। राइट डाउन एंड अंडरस्टैंड, इफ देयर इज समथिंग मुझे लग रहा हो मैं आपको पढ़ा चुकी और ना पढ़ाया हो, चेक बताना। हिमांशु पांडे आप पूरी कभी सॉल्व भी करेंगे जब एक राउंड हो जाएगा, तो हिमांशु पांडे को सॉल्व करने के बाद मेरे को जो जो प्रॉब्लम्स आई उससे मैं बुलेट्स बना के रखती हूँ कि अब आपको करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये बुलेट्स हैं, आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। एक क्वेश्चन आया हुआ है रोल ऑफ सॉल्वेंट पे असर्शन रीजन में, काफी बच्चों का गलत हुआ था, कुछ साल पहले की बात है, तभी हम यहां ऐड करने लग गए इसको। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विल प्रोवाइड एनर्जी टू ब्रेक CX बॉन्ड, यहां तक तो दिक्कत नहीं आती। लेकिन एक और काम करता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जो एक तरह से हिडन सी हो जाती है बात, वो कार्बोकेटाइन को भी स्टेबल करने का काम करता है। पोलर सॉल्वेंट, उसके पास नेगेटिव एंड भी होगा, तो वो जो कार्बोकेटाइन बना है उसके नेगेटिव एंड से घेर के
सॉल्वेंट कार्बोकेटायन को भी थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइज कर देता है। इस पे गलती हुई थी कि हम तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को एक ही काम के लिए मानते हैं कि वो CBr, CF या CCl बॉन्ड को वीक कर रहा है। नहीं, वो एक और काम कर रहा है, स्टेबलाइजिंग थोड़ी देर के लिए सही कार्बोकेटायन। तो ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स, और ये बुलेट्स आपके पास हैं, आप कोई क्वेश्चन इस टॉपिक का गलत नहीं कर सकते। तो मैं आपको हिमांशु पांडे करने से क्यों मना कर रही हूं, क्योंकि लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को हमने पूरी हिमांशु पांडे क्लास के सेशंस में ही ली थी, और उसके बाद हमने क्या किया कि बच्चों को बहुत ट्रबल आई, कुछ नहीं किया एज यूजुअल, कुछ ने नहीं किया, और टेस्ट के स्टैंडर्ड को हमने उसी हिसाब से रखा और काफियों को दिक्कत आई, कॉन्फिडेंस ही शटर हुआ। तो अब जो हम DPP बना के दे रहे हैं आपको, लास्ट ईयर फिर हमें 4 DPP एक्स्ट्रा पुश करी हमने लास्ट ईयर, जनवरी फरवरी में बनाई हिमांशु पांडे के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो सिर्फ हिमांशु पांडे में, उसकी हमने DPP ही अलग बना दी और आपको पुश कर देंगे अब। तो अगली क्लास में आपको 2 DPPs मिलेंगी, एक जो चली आ रही है और एक जो जो क्वेश्चन हिमांशु पांडे का मेरे पास कभी डाउट आता है उन सब का कलेक्शन। तो आपको हिमांशु पांडे इसलिए नहीं करना क्योंकि इस साल से अपनी DPP में वही बुक दिए जा रहे हैं, सो डोंट डू दैट। उसके टफेस्ट क्वेश्चन मेरी DPP में मिल जाएंगे। कुछ कह रहे थे प्रिया? हाँ, वही कार्बोकेटायन में तो एक ही शिफ्ट होती है, हाइड्राइड शिफ्ट। प्राइमरी की जगह सेकेंडरी का बनना पॉसिबल हुआ तो सेकेंडरी की जगह टर्शरी का बनना, फिर रिंग एक्सपेंशन भी आएगा, वो सब मेरा अगली क्लास का मेजर हिस्सा होगा, और स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है। रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड तो मैं शुरू से कराती आ रही हूँ, RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। मान लो मैंने तीनों ही टर्शरी अल्काइल हैलाइड दे दिए, ये बोर्ड के क्वेश्चन है, अरेंज द ऑर्डर। तो तीनों ही मैंने टर्शरी दे दिए, तो अब क्या करोगे? लीविंग ग्रुप किसमें जल्दी निकल जाएगा? जब सारे ही मैंने टर्शरी दे दिए, सारे ही मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में दे दिए, तो फिर क्या देखोगे? जिसका बॉन्ड वीक है, भाई सारे टर्शरी हैं, सब में कंडीशन सेम है, तो लिविंग ग्रुप आयोडाइड का बॉन्ड पहले से ही कमजोर है, वो जल्दी बाहर निकल जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो अब मैं इसमें पढ़ा तो और नहीं सकती क्योंकि एक दिन का टारगेट इतना ही होता है। वे ऑफ क्वेश्चनिंग क्या होगी बोर्ड की और जेई नीट की? बोर्ड के ये रहे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मुझे बताइए, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन मोर फेवरेबल इज SN1, यही चल रहे हैं हम। ये चीज अगर सबके पास है तो आप इसका बोर्ड में आने वाला आखिरी क्वेश्चन यहां से जो हो सकता है वो ये हो सकता है, बताइए किस में मोर फेवरेबल होगा, इसमें कि इसमें? दोनों प्राइमरी अल्काइलाइड दे दिए, पहले वाले में मोर फेवरेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो कार्बोकेटायन बनेगा, राइट, इसका जो कार्बोकेटायन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। इसको कुछ नाम भी दिया हुआ है, एलाइलिक हैलाइड, और ये आपकी NCERT में कलर करके दी हुई है बात। एलाइलिक हैलाइड विल शो SN1 एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू एल्काइलिक हैलाइड। क्योंकि यहां पर अब इसका क्वेश्चन अगर एक्सप्लेनेटरी आया, यूजुअली इसके एक्सप्लेनेटरी नहीं आ रहे, गिव ट्रेंड आ रहे हैं यूजुअली, बोर्ड्स की बात करूं, और अगर एक्सप्लेनेटरी आ गया मेरे पास तो मेरे को इसका कार्बोकेटायन बना के दिखाना पड़ेगा दिस, और फिर उसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, बिकॉज RDS रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ही यही है और इसका यही फेवरेबल है। तो किसमें SN1 ज्यादा फेवरेबल होगा? एलाइलिक हैलाइड एज कंपेयर टू एल्काइलिक। लिख लो फटाफट, ये एलाइलिक वर्ड जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपको याद होगा। तो एलाइलिक हैलाइड्स में हमेशा SN1 ज्यादा फेवरेबल होगा। ऐसे ही अगला मैंने जस्ट फॉर द प्रैक्टिस की आपको रहे आइडिया, चेक, उसको भूल जाओ, मेरे को हाइपरकॉन्जुगेशन ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा, उसका इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। फिर भी मैं जो लोग तंग हो रहे हैं उनको बता दूं, बॉन्ड लेंथ पे आएगी चीज, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और वीक पे आएगी चीज ड्यू टू हाइपरकॉन्जुगेशन, बट नॉट नाउ, आई रिक्वेस्ट यू, टाइम इज मूविंग। क्या ये बात आज की क्लास में पहले भी हो चुकी है कि एलाइल हैलाइड में कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद एल्काइल, विनाइल और एराइल तो जमा गया गुजरा है, उस पर तो नहीं होगी सबसे ज्यादा। अगर मैं सोचूं तो मैंने आज क्लास में टाइम ही इस पे लगाया कि एराइल में रिएक्शंस नहीं होते। तो एक एक स्लाइड के बाद मैं एक एक चीज ऐड करती जा रही हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एल्काइल, विनाइल, एराइल लिया था, अब मैंने स्टार्ट किया तो मैं एलाइल पे ले आई। अगली क्लास में ऐसे 13 सीक्वेंस आ जाएगी, 13 कार्बोकेटाइन की सारी सीक्वेंस आ जाएगी अगली क्लास में। माय क्वेश्चन, SN1 किस में फास्ट? मान्या, अनन्या, अक्षिता,
प्रज्ञा, क्यों? कौन सा? एनाइलिक नहीं है ये, गलत हो जाएगा। इसको एलाइलिक नहीं कहो, बेंजाइलिक कहो, बेटर नेम। एग्रीड एग्रीड एग्रीड, मान गई। लेकिन अगर मेरे पास एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों आंसर है, मेरे को बेंजाइलिक लेना पड़ेगा।